अच्छा, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या आप उसकी आइडियोलॉजी से भी मुतासिर हैं? जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, हम अगर देखें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसको भी अबॉलिश करके जो है एक यूनिफाइड लॉ की तरफ ले जाने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एहसान का बदला एहसान एक नारा आपकी तरफ से जा रहा है पहाड़ी कबीले की जानिब से, तो क्या आपके लिए काफ़ी है सिर्फ पहाड़ियों के वोट? मेरा ये कंसिस्टेंटली ये व्यू रहा है कि 370 एक लाश थी जिसका अंतिम संस्कार बीजेपी ने किया और अपने पीडीपी का मैंडेट एक दिन एक आदमी के पास होता है, दूसरे दिन दूसरे के पास होता है, तीसरे दिन फिर वापस दोनों भाइयों में आधा आधा बढ़ जाता है, फिर उसको वो ग्लू करके तो किसी एक को देना चाहते हैं। ये एक मजाक इन्होंने बनाया। चकांदा बाग का मुतालबा करके या मुजफ्फराबाद रोड के खोलने का मुतालबा करके अब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? महीना गुजर कम्युनिटी की जानिब से ये कहा गया था कि पहाड़ी कोई भी ऐसी जो एसटी रिजर्व सीट्स हैं उन पर नॉमिनेशन जो है वो ना भरे, तो इसको किस तरीके से आप देखिए, वो कुछ लोग हैं जो बेचारे खुद पंच का इलेक्शन भी नहीं लड़ते हैं। वो हाई कोर्ट के बाहर खड़े होके ये कहते हैं कि जी ये इन सीटों पे गुजर ही लड़ना। आप कहते हैं कि मेंढर में सड़कों का जाल है, क्या वो सड़कें अभी इस काबिल हैं चलने के? मैंने आते हुए आज देखा है कि इतनी तंग सड़कें हैं कि एक साथ दो गाड़ियां जो है वो नहीं चल सकती मेंढर के अंदर। तो वो सड़कों का जाल कहाँ है? वो जो दावे किए गए थे वो कहाँ है? वजह है कि मुस्लिम जो है वो अपने आप को बीजेपी से दूर क्यों रख रहा है। आज मैं मेंढर में मौजूद हूँ और मेंढर की सियासी सरगर्मियाँ किस तरीके से चल रही हैं और मैंडेट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का मेंढर में किस तरीके की कारकर्दगी है, आज उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खुद एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब मौजूद हैं। द स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत करती हूँ मैं। खान साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैंडेट बढ़ने के बाद हमने देखा कि बहुत सारे जो लॉयलिस्ट वर्कर्स थे उनमें नाराज़गियाँ देखने को मिली हैं और ये भी कहा जाता है कि वो कार्यकर्ता जो बहुत वक्त से मेहनत कर रहे थे, अपनी कोशिशें कर रहे थे और जिनको ये उम्मीद थी पार्टी से कि पार्टी उनको एक जो है उनको सहराएगी और आखिर में जो है उनके हक में फैसला आएगा, लेकिन ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी में 2 दिन पहले शमूलियत करने वाले को मैंडेट दे दिया गया और उससे नाराजगी है। आप इसको किस तरीके से देखते? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है, ये हर किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होता है। जो लोग एक मुद्दत तक पार्टी के साथ वाबस्ता होते हैं और नेक नीति से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मैंडेट हासिल नहीं कर सकते हैं। चूँकि जिस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मैंडेट किसी को सौंपने से पहले ग्राउंड रियलिटीज़ को असेस करती है, चूँकि उनका मकसद होता है कि विनेबिलिटी हमेशा एक फैक्टर होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि उनका जो कैंडिडेट हो वो जीत के आए। तो अब 5 लोग काम कर रहे हों या उससे ज़्यादा या कम कर रहे हों तो अल्टीमेटली तो किसी एक को ही फील्ड में उतारना होता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा ही होगा। अब जैसे आप किसी साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में देख लीजिएगा, वहाँ पे भी 1 से ज़्यादा लोग रहे होंगे फील्ड में, लेकिन इलेक्शन एक ही को लड़ना है। तो वो कुदरती बात है, एक रिएक्शन होता है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेम्पर्स कूल डाउन हो जाते हैं और जो रियल पॉलिटिकल वर्कर हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, पार्टीज़ के फैसलों को एक्सेप्ट करते हैं और वो फिर उस कारवां के साथ चलते हैं। मुझे भी उम्मीद है कि मैंडेट के अंदर जिन लोगों ने पार्टी के साथ काम किया है उनके काम की सताइश की जाती है, पार्टी भी करती है और मैं भी करता हूँ, और मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे और वो इस पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी अगर एक विनिंग पोजीशन में आ जाती है तो ये उनके लिए एक इज़्ज़त का मकाम होगा, क्योंकि इंडिविजुअल्स नहीं, पार्टी के मानी ही हैं 1 से ज़्यादा लोग। तो जब वो सब के मिल के काम करेंगे सब लोग, तो मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे रिजल्ट्स देंगे, उनकी भी इज्जत होगी। जी खान साहब, चूँकि आपने भारतीय जनता पार्टी कुछ ही दिन हुए हैं ज्वाइन किया, आपको मैंडेट भी मिला है, इससे पहले आप कई दफ़ा कह चुके हैं कि आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर रहे हैं और उससे आप MLC भी बने, और क्या वजह रही कि क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आपको नहीं अपनाया या आपने खुद नहीं चाहा कि आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ नहीं जाएंगे? देखिए, मैं एक रिवायती पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैंने हमेशा से अगेंस्ट द टाइड काम किया है। मैंने PDP बनाने में उस वक्त अपना आप कह लीजिए हिस्सा डाला है जिस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था
कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में कोई पार्टी खड़ी की जा सकती है। एक तरफ उस वक्त मुझे याद है कि 60 से ज़्यादा MLAs थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, और जिन लोगों ने PDP बनाई उनकी तादाद 2 दर्जन से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हमने फ़ाइट किया, हमने लोगों को समझाया। आज भी वही सिचुएशन है, और यहाँ तो एक पेक्यूलियर सिचुएशन इसलिए है, मैं कहूँगा कि 370 के जाने के बाद हमारे इस रीजन में जो नए कानून नाफिज हुए थे उनके तहत पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई थी, और हम लोग उससे इस डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद यहाँ से एक्सक्लूड हो गए थे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ऑलमोस्ट एक तरीके से, चूँकि ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व सीट्स थी। तो उस इशू पे हमारी एक कमिटमेंट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि अगर वो हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देंगे, अगर हम क्वालिफाई करते हुए बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, तो हम पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी के एहसान का बदला एहसान के साथ देंगे। तो वो कमिटमेंट जो थी वो मोटिवेटिंग फैक्टर था, एक बुनियादी फैक्टर था जिसके तहत मैंने ये डिसाइड, अगर मैं बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होता, कोई भी होता, तो भी मैं अपना वो अहद पूरा करने के लिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करता। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने देखा, मैंने उस वक्त भी कैटेगोरिकली ये कहा था कि हम बीजेपी के ही निशान के ऊपर सपोर्ट करें। आपने हिमायत कहीं ना कहीं PDP को भी दी बिल्कुल की थी। और मैं आपको ये भी कहता चलूँ कि हमारे जहन में एक बात और भी थी, हमारे बहुत सारे साथी थे, हम ये चाहते थे कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कंपल्सिव पार्टनर्स हैं, इनकी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, ये कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। और आपने देख लिया है कि यहाँ इस वक्त भी ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही अलायंस में है, इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि PDP अगर अपनी रवश बदले और जो एक रेटरिक वो डेवलप करने की कोशिश करते रहे हमेशा से, उससे हट के अगर रियलिटीज़ पे आएँ, तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम बीजेपी की भी मिन्नत समाजत करेंगे, एक ऐसा माहौल जम्मू कश्मीर में पैदा करने की कोशिश करेंगे कि ये आपस में कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग इनके दरमियान डेवलप हो सके, और हम ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है इसके पैरेलल कोई ना कोई फोर्स खड़ी करें जो जम्मू कश्मीर को एक सही डायरेक्शन में लेके जाए। लेकिन अलमिया ये है कि जो PDP की लीडर है, हमारी इन तमाम कोशिशों के बावजूद वो सवेरे उठ के वही रट लगाती हैं कि चकांदा बाग रास्ता खोलो, मुजफ्फराबाद सड़क खोलो। अब एक कोई भी सैन आदमी ये समझता है कि आप चकांदा बाग का मुतालबा करके या मुजफ्फराबाद रोड के खोलने का मुतालबा करके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप क्या कश्मीर के मसाइल को हल करने की बात, मसला है कश्मीर, देखें मसला कश्मीर को रखें आप, मसला कश्मीर कौन सा है? मसला कोई मसला कश्मीर, देखें 370 की बात थी, उस पर ये सारी पार्टी चीखो पुकार कर रही थी 370 रेस्टोर होना चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गई। मैं भी आइडियोलॉजिकली शायद वही लाइन टो कर रहा था और मैं भी सुप्रीम कोर्ट में गया, बल्कि मैंने पर्सनली वो मैटर जो है उसमें अपील हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी एंडोर्स कर दिया, 370 चला गया। अब जब वो पुल के नीचे से वो पानी गुजर चुका है और बीटन ट्रैक को हम दोबारा से फिर वही वो रट लगा के बैठे, इसका मतलब है हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि चकंदा बाग और मुजफ्फराबाद का मुतालबा करने के महबूबा को चाहिए था कि वो ये कहे कि 370 एक रियलिटी है कि वो अब नहीं रहा। उनको चाहिए था स्टेट को रेस्टोर करने के लिए डिमांड करें, उनको चाहिए था जम्मू कश्मीर के अंदर जो लैंड लॉज थे जिसके तहत बाहर से कोई आदमी यहाँ लैंड नहीं खरीद सकता, उसके बारे में बात करते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परसुएड करने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं आपको ये प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, जैसे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को है, साथ में हिमाचल को है, पंजाब को भी है। इसी तरीके से जो जॉब्स का इशू है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, चूँकि ये एक इंडस्ट्रियल यहाँ सेक्टर नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं है, यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है वो यूथ की, पढ़े लिखे नौजवानों की गवर्नमेंट सेक्टर है। तो उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परसुएड करते हैं कि आप इसको जम्मू कश्मीर के ही लोकल कैंडिडेट्स तक महदूद कीजिए, बाहर से किसी को यहाँ आके गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आने देना चाहिए। इस तरह के इश्यूज़ हैं, यूथ के हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं। तो बजाय इन सब इश्यूज़ के हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आप PDP को तनकीद कर रहे हैं कि हमें बहुत सारे जो हमारे राइट्स छीने गए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम के जो राइट्स छीने गए हैं, उन पर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हम मैनिफेस्टो देखते हैं, उसमें मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में वापस लाने की भी तो बात की गई है। देखिए वो जिस वक्त आप इंटरनेशनल लेवल पे है, पहली तो बात यह है कि आप एक्सटर्नल पॉलिसी इस तरीके से नहीं मेरा ख्याल के डिस्कस करेंगे
ये जो गवर्नमेंट ऑफ लोकल जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसको इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं एक ऐसे इशू को जिसको साइमल्टेनियसली इस वक्त इन्होंने खुद एडमिट किया हुआ है। अगर आप देख लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो, वो इंटरनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, एक्सटर्नली कोई इशू उनका नहीं है। पीडीपी का भी सेल्फ रूल का, मैं उधर ही आ रहा हूँ। और पीडीपी जो है वो भी सेल्फ रूल की जब बात करती है तो वो एक्सेप्ट करती है किस चीज़ को, कि जो वो कश्मीर, वो कहते हैं कि ये जो उस तरफ का कश्मीर है वो हमारा हिस्सा नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन के ज़माने में कहते हैं कि आप पाकिस्तान से मुज़ाकरात कीजिए उस कश्मीर के ऊपर। कश्मीर को एक इशू के तौर पे ये लोग भी एडमिट करते हैं। अब यहाँ डिफरेंस ये है कि बीजेपी ये कहती है कि वो कश्मीर हमारा हिस्सा है, ये पार्टीज क्लियर नहीं है। ये कहते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए ये कहते हैं कि इस पर बात करें, लेकिन बात क्या, अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को या महबूबा मुफ्ती को टेबल पर ला के ये पूछा जाए कि क्या आप ये चाहते हैं कि वो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास रहना चाहिए या वो इंडिया में शामिल होना चाहिए या जम्मू कश्मीर यूनाइटेड होना चाहिए, फिर आप इनसे उस पर इनका स्टैंड पूछिए। उसके बाद आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये इस इशू को सिर्फ कंफ्यूज करते हैं लोगों को। वो ताल्लुकात बेहतर करने की भी बात करते हैं। ताल्लुकात इस तरीके से बेहतर नहीं किए जा सकते हैं। ताल्लुकात बेहतर करने की एक एफ़र्ट यहाँ पे हुई है, एक सीरियस एफ़र्ट हुई है, लेकिन ये ताल्लुकात बेहतर करने की बात सिर्फ उस वक्त करते हैं जिस वक्त इलेक्शन होता है। जिस वक्त ये इलेक्शन जीत जाएं, अगर कुर्सी में आ जाएं, फिर इनको कोई पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने की बात याद नहीं रहती है। फिर जब अगला इलेक्शन आ गया तब ये बात करेंगे। तो एक रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अब रहा सवाल कि बीजेपी का स्टैंड जो ये है कि कश्मीर यूनाइटेड होना चाहिए, ठीक, तो ये इसके जो डायमेंशंस हैं उनको अगर आप इसके साथ मैच करेंगे जो इनकी पॉलिसी है तो उसमें तजाद है, और उस तजाद को हम आर्ग्यू करके कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। जी, जैसे एहसान का बदला एहसान एक नारा आपकी तरफ से जा रहा है पहाड़ी कबीले की जानिब से, तो क्या आपको लगता है कि पहाड़ी कबीला मेंढर में इतना मजबूत है कि सिर्फ आप पहाड़ी कबीले की वोट से आप यहाँ पर जो है वो जिस तरीके से आप एमएलए के कैंडिडेट पे खड़े हुए हैं तो इक़्तिदार में आ सकते हैं? क्या इससे दूसरी जो बरादरियाँ हैं जिस तरीके से पहले भी तजाद हुए रिजर्वेशन को लेकर, गुजर बरादरी या बकरवाल बरादरी की अगर हम बात करते हैं, वो तो आज तक नाराज़ हैं हम कहेंगे हुकूमत से, तो क्या आपके लिए काफ़ी है सिर्फ पहाड़ियों के वोट? देखिए, मैंने कभी भी ये नहीं कहा है कि मुझे पहाड़ियों के वोट की बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ना है। मेरा ये शुरू से स्टैंड रहा है। लेकिन एहसान का बदला एहसान तो आपको चुकाना है। जी, एहसान का बदला एहसान, मेरा ये व्यू पॉइंट रहा है कि इस वक्त जैसे आप देख लीजिए कि 20% रिजर्वेशन है, उस 20% में 10% पहाड़ीज़ का, 10% गुजर्स का है, और हमने हमेशा ये कहा है कि हमारे दूसरे भाइयों का जो हिस्सा है उसको इंटैक्ट रखा जाना चाहिए। अब इसको समझने की ज़रूरत है। मैंने हमेशा से ये कहा है कि जिस वक्त 10 और 10 20% है फॉर एग्जांपल दोनों कम्युनिटीज़, अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन के टाइम में भी यही प्रोपोर्शन अप्लाई करेगा, और 90 की असेंबली में 18 के आसपास शेड्यूल ट्राइब की सीट्स रिजर्व होंगी। इस इलेक्शन में नहीं हुआ चूँकि ये लेट हुआ है, डिलिमिटेशन पहले हो चुका था, लेकिन अगले इलेक्शन में तो ये करना है चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अगली असेंबली जो होगी उसमें 18 सीटें रिजर्व होनी है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और उन 18 में से पहाड़ीज जो हैं वो कोई 8 या 9 सीटें हैं जिन पे पहाड़ी लोग आबाद हैं। बाकी सीटें कई एक हैं, जैसे आप क्या लीजिए ये इंदरवाल है फॉर एग्जांपल, वो रिज़र्व होती है जो उसकी प्रोपोर्शन है, या गूल अरनास वाली, या आप अगर जम्मू की नगरोटा जहाँ पे 20% के आसपास गुजर आबादी है, ये सीट्स अगर जब 18 में ये भी रिज़र्व हो जाती हैं तो वहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं होगा, वहाँ तो प्रीडोमिनेंटली गुजर आबादी है। और अगर इसी कास्ट बेसिस पे इलेक्शन होते हैं तो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी गुजर कम्युनिटी होगी, क्योंकि वो 8 से 9 सीटों पर पहाड़ियों के साथ compete करेंगे, जबकि बाकी की सीटों पर वो एक्सक्लूसिवली खुद रहेंगे, वहाँ पे कोई पहाड़ी नहीं है। तो ये इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। मैं हरगिज़ कभी भी इस प्लैंक पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, और ना ही मेरा कभी ये मुद्दा रहा है कि मैं पहाड़ियों को और गुजर्स को फेस टू फेस करके तो मैं एक कम्युनिटी के वोट हासिल करूँ। मैं ये कहता हूँ इसके रिजर्वेशन के बेनिफिशरीज दोनों कम्युनिटीज़ हैं और इन दोनों को यूनाइटेडली आगे बढ़ना चाहिए। अभी हाल में ही ना गुजर कम्युनिटी की जानिब से ये कहा गया था कि पहाड़ी कोई भी ऐसी जो एसटी रिजर्व सीट्स हैं उन पर नॉमिनेशन जो है वो ना भरे, तो इसको किस तरीके से आप देखिए? वो कुछ लोग हैं जो बेचारे खुद पंच का इलेक्शन भी नहीं लड़ते हैं, वो हाई कोर्ट के
बाहर खड़े होके ये कहते हैं कि जी ये इन सीटों पे गुजर ही लड़ना चाहिए, ये यहाँ ये इशू नहीं रहा है। मैं आपको ये एक मिसाल देता हूँ कि 2014 के इलेक्शन में जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें इन सीट्स के ऊपर जो आज रिजर्व हो रही हैं, 9 कैंडिडेट्स गुजर जीत के आए थे जिनको रिजर्व किया गया है। इसमें ना रिजर्व होने के बावजूद भी गुजर जीत के आए। तो यहाँ ये इशू नहीं है कि कास्ट लाइंस पे बिल्कुल एकदम से हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पहाड़ियों के अंदर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे और गुजर्स के अंदर भी होंगे, तो ये डिफरेंट लाइंस पे इलेक्शन होगा। आप कहते हैं कि मेंढर में सड़कों का जाल है, क्या वो सड़कें अभी इस काबिल हैं चलने के? मैंने आते हुए आज देखा है कि इतनी तंग सड़कें हैं कि एक साथ 2 गाड़ियां जो है वो नहीं चल सकती मेंढर के अंदर। तो वो सड़कों का जाल कहाँ है? वो जो दावे किए गए थे वो कहाँ है? ये किसने कहा आपको कि सड़कों का जाल है और किसने दावे किए? मैंने तो ऐसा कोई दावा नहीं किया। ये एक हकीकत है। हम एक दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं है। यहाँ पे डेवलपमेंट के काम होने बाकी हैं। यहाँ पे मेडिकेयर में आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए लोगों को जम्मू जाना पड़ता है। एजुकेशन सेक्टर में हम लैग बिहाइंड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं कि रोड टू सक्सेस और रोड टू डेवलपमेंट नेवर एंड्स, ये हमेशा से चलती रहती है। आप जितनी भी डेवलपमेंट करें वो उसका कोई एंड नहीं होता, फिर उससे और आगे बढ़ने की भी हमेशा गुंजाइश होती है। लेकिन हम तो उससे बहुत पीछे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इलेक्शन सिर्फ एक इशू के ऊपर लड़ना है। ये डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो 3-3 और 4-4 और 5-5 हज़ार की नौकरी पे कर रहे हैं, ये तो बेकार है। ये स्टेट की तरफ से परपिचुएट की हुई बेकार है, जिस आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जिस इंसान को आप 5,000 रुपये महीने पे सरकारी नौकरी दे रहे हैं, वो हमारी बेटी बहन हो या भाई हमारा हो, बेटा हो, तो वो एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस तरह के कई इश्यूज़ हैं जिनको उभारे जाने की ज़रूरत है। और अगर मुझे मेंढर के लोग एतमाद देंगे और मुझे मौका मिलेगा असेंबली में जाने का या सिस्टम के अंदर आने का, तो ये इश्यूज़ जो बेसिक इश्यूज़ हैं ये मेरी प्रायोरिटी होंगे और मैं बड़ा फोर्सफुली इनको वो करूँगा, पुश करूँगा और इनके लिए कोई ना कोई हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या आप उसके आइडियोलॉजी से भी मुतासिर हैं? जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, हम अगर देखें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको भी अबॉलिश करके जो है एक यूनिफाइड लॉ की तरफ ले जाने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, आइडियोलॉजी को अगर हम देखें तो? जी, देखिए, मेरा ये व्यू है कि हम अगर एक सिस्टम से बाहर हैं, एक पार्टी से बाहर हैं, हमारे पास एक नज़रिया है, हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हमारी एस्पिरेशंस हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारा एक व्यू पॉइंट है, और उस व्यू पॉइंट को हम अपने घर पे बैठ के किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो कि पावर में हम कोसते रहें, ये मंतक की बात नहीं है। उसका तरीका ये है कि आप उस पार्टी का हिस्सा बनिए, उसके बीच में खड़े होकर अपने इश्यूज़ को आप हैमर कीजिए। और ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। देखें, एक मिसकंसेप्शन सबसे बड़ी बीमारी होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप देखिए इस बीजेपी में नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कितने मुस्लिम वॉइसेस हैं जो अपना व्यू पॉइंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं एक वॉइस के तौर पे, मुस्लिम्स की एक वॉइस के तौर पे, मुस्लिम आइडियालॉजी है, मुस्लिम इश्यूज़ जो हैं, उनके सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनको प्रोजेक्ट करना ही असल बात है। और ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि बीजेपी का जो थिंक टैंक है या पॉलिसी मेकर्स हैं वो मेरी उस आवाज़ को डिस्कार्ड करके अपने तरीके से चलेंगे। हो सकता है उनको भी ये एहसास हो कि इस वॉइस को इस सारे प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए, जो भी उनका। अभी जो हाल में ही इलेक्शंस हुए हैं उसमें अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो मुसलमान हो, किसी को मैंडेट नहीं मिला। मैं वही तो कह रहा हूँ, यही एक अलमिया है जिस वक्त कोई पहले थे लेकिन अब नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जो मुसलमान जो पहले कहा करते थे कि हिंदू खतरे में, अब हमें कहना पड़ेगा मुसलमान? देखिए, मैं ये कहूँ आपको, मैं अश्योर कर सकता हूँ कि मैं इस पार्टी के अंदर रह के, और अगर मैं असेंबली में पहुँचता हूँ, आप मुझे एक वो आवाज़ देखेंगे मेरे अंदर और मेरे ज़रिए से आप सुनेंगे कि मैं इस इशू को प्रोजेक्ट करूंगा। मैं शायद ये सवाल करूंगा, एक जगह नहीं, हर प्लेटफॉर्म पे, कि वो क्या वजह है कि मुस्लिम जो है वो अपने आप को बीजेपी से दूर क्यों रख रहा है।
इसके लिए बीजेपी को भी अपनी हो सकता है पॉलिसी को रीथिंक करने पे मैं मजबूर करूंगा। मैं एक स्ट्रांग वॉइस के तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स को, उनके जज्बात को प्रोजेक्ट करूंगा, प्रमोट करूंगा और इस बीजेपी के सामने रखूंगा। अच्छा, जिस तरीके से हम देखते हैं जितनी भी सियासी मकामी जमातें हैं, उनका ये कहना है, जो मुखालिफिन है भारतीय जनता पार्टी की, उनका ये कहना है कि हम दफ़ा 370 35 से और स्टेटहुड को जो है वो रिस्टोर करेंगे। उनके मैनिफेस्टो में बाकायदा ये कहा गया है। तो आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, या आपका इस पर क्या ओपिनियन है? 370 या 35A के एब्रोगेशन के बाद किस तरीके का नुकसान जो है जम्मू कश्मीर को हुआ है? देखिए, मेरा ये कंसिस्टेंटली ये व्यू रहा है कि 370 एक लाश थी जिसका अंतिम संस्कार बीजेपी ने किया और अपने गले में डाला। इस 370 के अंदर कुछ भी नहीं था। मेरे सामने अगर कोई चीज़ थी तो वो 35A था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में लैंड लॉस प्रोटेक्टेड थे, उनको एक सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए गए थे, और यहाँ के जो गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ये दो इश्यूज़ थे। ये मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बीजेपी को परसुएड किए जाने की ये ज़रूरत है कि इनको आप प्रोटेक्ट कीजिए। 335A नहीं रहा अगर, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसको किसी दूसरे कानून के तहत, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 371 है, आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में बाहर से कोई आदमी आके ज़मीन नहीं खरीदेगा या बाहर के किसी आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके रीजंस डिफरेंट होने चाहिए। ये पॉलिटिकल रेटरिक और ये बेवकूफ़ बनाने वाले जो नारे हैं, ये उसका रीज़न नहीं होना चाहिए। आखिरी बात खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने पीडीपी से भी इलेक्शन लड़ा है, कांग्रेस से भी आप मैंडेट पे रहे हैं यहाँ पर, अगर हम मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, तो अब आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है आपको मौका मिला है यहाँ के लोगों को सर्व करने का, और मौका मिला है कि आप लोगों की किस तरीके से खिदमत करेंगे। लेकिन वही मैं जानना चाहूँगी कि अभी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके लिए आपका जो ज़ाती तौर पर मेंढर के लिए क्या मैनिफेस्टो है, क्या खास बड़ी चीज़ें हैं? मैंने पीडीपी से इलेक्शन नहीं लड़ा और उसका शायद सबब यही रहा होगा जो आज आप देख रहे हैं कि पीडीपी का मैंडेट एक दिन एक आदमी के पास होता है, दूसरे दिन दूसरे के पास होता है, तीसरे दिन फिर वापस दोनों भाइयों में आधा आधा बढ़ जाता है, फिर उसको वो ग्लू करके तो किसी एक को देना चाहते हैं। ये एक मजाक इन्होंने बनाया और ये उस वक्त भी रिपीट हुआ था। मेरा उस वक्त भी ये स्टैंड था कि आप इसको प्राइवेट इनकॉर्पोरेशन मत बनाइए, ये एक पॉलिटिकल पार्टी रहने दीजिए, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को वॉच कीजिए, रीजनल वॉइसेस को आप स्पेस दीजिए, लेकिन ये एक या दो लोगों के मंशा के मुताबिक फैसले हुआ करते थे। आज भी वही हुआ जिसको आप देख रहे हैं। आज इस पीडीपी के मैंडेट का क्या असर है? रहा सवाल कि मेरा मैनिफेस्टो क्या होगा। मेरा मैनिफेस्टो सिर्फ मेंढर तक महदूद नहीं होगा। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक वॉइस के तौर पे काम कर सकता हूँ। मेरा सबसे पहला इशू ये है कि जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि वो रिजर्वेशन को रिविज़िट करेंगे। आपने जैसा कि खुद कहा कि आपने देखा यहाँ की सड़कों की हालत, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत, हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं और हम उसी रिजर्वेशन की बुनियाद पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेके बैठे हैं कि हम अपने इस इलाके को किसी न किसी तरीके से प्रमोट करेंगे, इसको अपग्रेड करेंगे। तो वो गवर्नमेंट या वो पॉलिटिकल पार्टी जो उस रिजर्वेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी, मैं उसके ख़िलाफ़ सख्त आवाज़ बुलंद करूंगा, फोर्सफुली मैं उसको फाइट करूंगा। मेरा एजेंडा के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रिजर्वेशन को रिविज़िट करना चाहते हैं, मैं उसको अपोज़ करूंगा। उसके अलावा कई दूसरे इश्यूज़ जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ की सड़कें हैं, पानी पीने का साफ़ नहीं है, बल्कि बहुत सारे इलाकों में लोगों को पीने का पानी मौजूद नहीं है। मेडिकेयर में, हेल्थ सेक्टर में आप देखें यहाँ के इतने बड़े इश्यूज़ हैं। छोटी छोटी बीमारियों के लिए यहाँ लोगों को जाना पड़ता है, जम्मू के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। पावर सेक्टर में काम किया जा सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे काम किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो सबसे बड़ा इशू है मेरी नज़र में, यहाँ का नौजवान आज फ्रस्ट्रेशन में ड्रग्स की तरफ जा रहा है। इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ उनके लिए बन गए हैं, जो एक स्टेबल यूथ जो होना चाहिए वो नहीं है। तो ये वो इश्यूज़ हैं। और मेरा एक और भी मेरे माइंड में एक आप क्या लीजिए कि एक प्लान है कि यहाँ का यूथ उसको इस मुल्क से बाहर जाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए,
अब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। नॉर्थ अमेरिका में जाएं, वो यूरोप में जाएं, वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाएं, एम्प्लॉयमेंट हासिल करें, ताकि एक तो वो इस ड्रग मेनेस जो है इससे बाहर निकलेंगे और दूसरा वो उनकी एमेंसिपेशन होगी। इसी तरह जो ख़वातीन हैं हमारी बहनें बेटियां, वो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, फिर उसकी वजह से बहुत सारे सोशल इश्यूज़ जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो ये कई एक चीज़ें, होल होस्ट ऑफ इश्यूज़ जो हमारे सामने होंगे, और जो मेरी आप कह लीजिए कि कैपेबिलिटी होगी एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, मैं उस पर कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और मेरा जो पॉलिटिकल करियर रहा है, मैंने इन इश्यूज़ पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और एक दो जो आपने कहा है मैंने स्विच ओवर किया है यहाँ से वहाँ, वो प्रिंसिपल स्टैंड पे किया है। ये नहीं मैंने अपनी ज़ाती गर्ज से नहीं किया है, बल्कि जिस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने जो बेसिक एजेंडा है उससे डेविएट करके कंप्रोमाइज़ पे आ जाते हैं, तो उस वक्त इंसान सफोकेटेड फील करता है और फिर वो अपना दूसरा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करता है। चलें, बेहद शुक्रिया द स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ने के लिए। दावे वादे जो है अक्सर हम देखते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के एक जैसे लगभग होते हैं, लेकिन ये बाद में पता चलता है लोगों के वोट देने के बाद, नताइज आने के बाद, उसके बाद किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इस पर काम किया जाता है, वो आप लोगों के सामने होता आया है पिछले कई सालों से। जब से देश आज़ाद हुआ है 78 साल के बाद भी जो है अभी भी लोगों की पसमानदगी जो है वो ख़त्म नहीं की जा सकती। लेकिन अब क्या सिनेरियो रहेगा ये भी देखना बाकी रहेगा।